हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो देखिए साहब, आज की डेट में सबसे बड़ा हॉट बर्निंग टॉपिक जो है वो है रूस और यूक्रेन से संबंधित, रशिया और यूक्रेन के संबंध को लेकर के ये सबसे बड़ा टॉपिक है। मैं आपके सामने उपस्थित सिर्फ इसी वजह से हूं, आई एम हेयर बिकॉज जस्ट आई वांटेड टू डिस्कस नॉट ओनली वॉट एवर इज द प्रेजेंट स्टेटस, क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी न्यूज़ चैनल को किसी भी समय 24/7 ओपन कर लीजिए तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ दिखाई दे रही है वो केवल और केवल रशिया यूक्रेन है। कोई चैनल पे वॉर जोन करके दिखाया जा रहा है, कहीं वॉर रूम करके दिखाया जा रहा है, कहीं कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये रशिया यूक्रेन का जो इशू है ये आज हमारे सामने इतना बड़ा थ्रेट बन के कैसे आ गया, क्या परिस्थितियां थी जिनकी वजह से ये इशू आज इतना बड़ा क्रिएट हो गया है। क्या इसके पीछे कोई रिलेशन रशियन रेवोल्यूशन का है इतिहास में, या फिर इसके पीछे कोई रिलेशन जो है उसके भी पहले का है, मतलब कि जब पीरियड ऑफ रेनेसां था किस तरीके से रूस बना, क्या उसमें रोल पीटर द ग्रेट का रहा, और उसके बाद आने वाले टाइम में रशियन रेवोल्यूशन के समय ज़ार निकोला के खिलाफ किस तरीके से पूरी की पूरी रशियन पब्लिक खड़ी हो गई, उसका कोई रिलेशन है, या फिर जो मौजूदा स्थिति में व्लादिमीर पुतिन साहब बैठे हुए हैं, या फिर 1945 के समय जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस समय के सोवियत यूनियन जो बना उससे लेकर के है। ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ रशिया की ज्योग्राफी और रशिया का पूरा जो सिस्टम है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे हम पहले आते हैं। ये आपको आज की डेट में रशियन अंपायर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये है रशियन अंपायर का स्ट्रक्चर जो कि लगभग आज जैसा ही है। देखो एक बात समझना बेटा, रूस एक ऐसा देश था, रूस कोई पहले तो कोई देश थे नहीं, कुछ साम्राज्यवादी राजा आए और उन राजाओं ने धीरे धीरे एक ना एक देश बनाना शुरू किया, और उसका नतीजा ये था कि रशिया में एक बहुत बड़े राजा आए जिनका नाम था पीटर द ग्रेट। मैं रंग बदल देता हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। पीटर द ग्रेट, पीटर द ग्रेट जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने हकीकत में आज के रूस का निर्माण किया है। और रूस की एक हमेशा से पॉलिसी रही है, ये बहुत पहले की रही है। असल में एक बात समझना, कारण क्या था, रूस का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हम जितना ज़्यादा ऑफेंसिव होंगे उतना ज़्यादा हम अपने क्षेत्र को संरक्षित रख पाएंगे। इसी आइडियोलॉजी के साथ पीटर द ग्रेट आगे बढ़े, और पीटर द ग्रेट इस तरीके से आगे बढ़े कि उन्होंने चारों तरफ एक्सपेंशन किया। और चारों तरफ का मतलब ये है कि वो एशिया की तरफ गए, वो ईस्टर्न साइड में गए, सदर्न साइड में गए, और इधर वेस्टर्न साइड में यूरोप की तरफ भी गए, और इतना बड़ा देश उन्होंने बना दिया। पीटर के बाद और भी 2-4 राजा आए और सभी ने ये काम किया। और इस समय पूरी दुनिया में कभी किसी को अंदाजा नहीं था कि एक्सपेंशन भी कुछ हो सकता है। मतलब ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ये लगभग 1100 एडी से लेकर के 1400 एडी के बीच का मामला है। इस समय पूरी दुनिया में किसी को अंदाजा नहीं था कि हो क्या रहा है, और रूस काफी आगे निकल चुका था। रूस का कॉन्सेप्ट ये था कि हमें अपने आप को बढ़ाना है, और इस बढ़ाने के चक्कर में रूस ने उन जगहों पर कब्जा कर लिया जिनका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, जिनका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। मतलब रूस ने पूरी तरीके से इन इलाकों पे कब्जा कर लिया। ये पूरी तरीके से ठंडे पड़े हुए इलाके हैं, ये बर्फ से ढके हुए इलाके हैं, जिन्हें आज की डेट में हम सर्बिया कहते हैं, जो पूरी तरीके से जहां पर इग्लू में लोग आज भी रहते हैं। लेकिन रूस का एक कॉन्सेप्ट यह था कि अगर हमको
इस जगह की जमीन को सुरक्षित रखना है तो उसको सुरक्षित रखने का तरीका ये है कि हम अपनी जमीन का विस्तार कर लें, और इसी विस्तार के तहत हर तरफ वो बढ़ता चला गया। आप यहाँ देख रहे होंगे पोकाविया का इलाके को 1709 में उसने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद वो धीरे धीरे और भी इलाकों में बढ़ता चला गया। ये था रूस का इतिहास, जिसके तहत जिस आइडियोलॉजी के साथ रूस आगे बढ़ा और किस तरीके से रूस ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया। ठीक है, रूस के बारे में एक चीज समझना, वो अपने आप में खुद में एक कॉन्टिनेंट है, खुद में एक वो महाद्वीप है। रूस इतना बड़ा है कि हकीकत में ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से बड़ा है। इतना बड़ा महाद्वीप खुद में, जो कि वेस्ट में यूरोप की तरफ है, ईस्ट में एशिया की तरफ है, सदर्न पोर्शन में एशिया की तरफ है, यूरोप की तरफ भी है, हर तरफ वो फैला हुआ है। मेरा आपको ये पूरा इतिहास बताने का मुख्य उद्देश्य जो है वो केवल और केवल एक है कि आपको ये समझ में आए कि रशियन अंपायर कैसे इस्टेब्लिश हुई, रूस की आइडियोलॉजी क्या है, व्लादिमीर पुतिन आज की डेट में पूरी तरीके से क्यों एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्यों उनको यूक्रेन से समस्या हो रही, क्यों वो उससे दबना नहीं चाहते। एक बात समझना, रूस की ये बहुत पुरानी नीति रही है, आज की नीति नहीं रही है कि दैट ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हम जितना आगे कब्जा कर लेंगे, हम जितना ज्यादा बढ़ करके अपने आप को आगे दिखाएंगे, उतना ज्यादा हम मजबूत बन के सामने आएंगे दुनिया के। तो ये आइडियोलॉजी रशिया की बहुत पुरानी रही है। देखिए साहब, एक बात समझना, 1350 से लेकर के 1700 तक का जो टाइम पीरियड है, इसे कहते हैं पीरियड ऑफ रेनासा, मतलब पुनः जागरण काल का काल। और इस समय अभी दुनिया चीजों को समझ रही थी, समस्याओं को समझ रही थी और एक प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस की तरफ आ रही थी। रूस इस समय साम्राज्यवाद की राजनीति की ओर बढ़ चुका था। साम्राज्यवाद की राजनीति तो बेटा सही मायने में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा लगभग सन 1600 के बाद दिखाई देगी, 1600-1700 के बाद दिखाई देगी, जब सभी देश अपने अपने साम्राज्य के विस्तार करने में लग गए। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ब्रिटिश साम्राज्य, जिसने अमेरिका और साउथ एशिया, बेसिकली इंडिया पर भी उसने कब्जा किया। तो ये चीज़ें तो बहुत बाद में, रूस इसके पहले ही ये काम कर चुका था। तो रूस इन सब से बहुत आगे, बहुत पहले से चल रहा था, और उसकी ये आइडियोलॉजी कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये काफ़ी समय से चली आ रही थी। यही वो कारण है जिसकी वजह से अब मैं आपको मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने सबसे पहले आपके सामने हेडिंग रखी है, दोबारा देखिएगा, अतीत एवं वर्तमान, कैसे हिस्ट्री आज के प्रेजेंट से जुड़ती है। क्यों आज रूस ऐसा हो गया है कि वो किसी के बारे में सुनना ही नहीं चाह रहा, वो यूक्रेन को कुछ समझ ही नहीं रहा। उसका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कट है कि अगर आज की डेट में यूक्रेन नेटो में जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके जाने से रोक दिया जाए, किसी भी परिस्थिति पे वो नेटो पे कब्जा कर लिया जाए। तो ये एक बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी आइडियोलॉजी जो थी, पहले ही वहां पे जाके बैठ जाओ ताकि वहां कोई कभी आ ही ना पाए। और ये आइडियोलॉजी इनके दिमाग में आज से नहीं चली आ रही, ये आइडियोलॉजी चली आ रही है पिछले लगभग एक तरीके से मैं कहूं तो 800 से 1000 सालों से। ठीक है, तो ये एक बेसिक कारण है जो जिसकी वजह से रूस आज की डेट में यूक्रेन से दबने को नहीं तैयार है। चलिए, प्रेजेंट सिनेरियो आप सभी लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे चल के देखिए रशिया का ये कंडीशन। देखिए, रूस के अगल बगल, रूस का एक आइडियोलॉजी हमेशा से रहा कि वो वेस्ट की तरफ हमेशा अपने आप को फोकस्ड रखता था। आगे चल के जब आप देखेंगे वहां पे जार निकोला आएंगे या कोई भी आएगा, कोई भी नए लोग आएंगे, उन लोगों ने एक तरीके से बना रखा हुआ था कि हमें ईस्ट साइड पे इतना फोकस नहीं करना है जितना हमें वेस्ट पे करना है। क्यों? क्योंकि वेस्ट में नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे और उन लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा था कि हमें वेस्ट पे डोमिनेट करना है। और आगे चल के जब रूस के राजा लोग आए, जिन्हें जार कहा जाता था, CZAR, ये एक टाइटल थी। जार का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, भगवान की परछाई। ये ऐसा समझते थे कि अगर जार मौजूद है तो सब कुछ मौजूद है।
सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जार है तो जार के होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो सीधे भगवान की बातें आप तक पहुंचा रहा है और सीधे वो भगवान जो चाहता है वो आपको बता रहा है। तो ये आइडियोलॉजी रूस में चली आ रही थी काफी पहले से और रूस की जनता इस बात को एक्सेप्ट भी कर रही थी। ध्यान रखना, पूरी दुनिया में आम जनता के हित, आम जनता की बातें आना शुरू हो गई थी लगभग फ्रेंच रेवोल्यूशन के दायरे से, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। और फ्रांस की क्रांति के समय जो स्थिति बनी थी वो ये थी कि साहब ऐसा था कि आम जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। लेकिन उस समय रूस में क्या था, जार को सब कुछ माना जाता था। रूस में जो भी क्रांति हुई जार के खिलाफ, वो 1905 के आसपास से जार निकोला सेकंड के टाइम से ये बात उठी और आगे चल के 1917 में ये क्रांति ने अपना रूप लिया। ये तो बहुत बात की बात है, उसके पहले जार को ही सब कुछ माना जाता। और जार की आइडियोलॉजी थी कि वो हमेशा अपने आप को यूरोप की तरफ केंद्रित रखना चाहता था। देखो, जार तो चले गए लेकिन आज तक रूस की आइडियोलॉजी से यूरोप केंद्रित होना नहीं गया और इसी का नतीजा था कि रूस हमेशा इन जगहों से पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता था। आइडियोलॉजी सेम थी कि एग्रेसिव बने रहो, एग्रेसिव बने रहो, जितना ज़्यादा एग्रेसिव बने रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे देखते हैं। देखिए साहब, ये जो है आपको अभी जो नक्शा दिखाई दे रहा है ये है रूस का वेस्टर्न कंट्री से टच करता हुआ। मैं अभी यूक्रेन पे एकदम तेजी से नहीं आ रहा हूं। क्यों नहीं आ रहा हूं, उसके पीछे कारण है, क्योंकि यूक्रेन की परिस्थिति आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इस परिस्थिति को ना समझ पाएं, जब तक आप ये ना समझ पाएं कि आखिरकार रूस ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखिए साहब, हकीकत में हुआ क्या, ये बात है सन 1668 की। 1668 में यूरोप में एक ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया, जिसमें एक बात यह डिसाइड किया गया कि साहब ऐसा है, कोई देश दूसरे पे कब्जा नहीं करेगा, कोई देश एक दूसरे के मामले में इंटरफियर नहीं करेगा। ये सारी बातें ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया में रखी गई हूं। इन बातों को पर काफी गहन रूप में चर्चा भी की गई। लेकिन आगे चल के 1917 जब रूस में क्रांति हुई, क्रांति होने के बाद इन सभी चीज़ों को रूस ने दरकिनार कर दिया पूर्ण रूप से। वो अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे उतर आया दैट ऑफेंस करना है और किसी से दबना नहीं है। यही आइडियोलॉजी, देखो साहब एक बात समझना, अब मैं आपको आज के प्रेजेंट के सिनेरियो पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रेजेंट में क्या है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। व्लादिमीर पुतिन साहब का अगर आप पुराना डीएनए खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जार की फैमिली से आते हैं। इनकी पूरी कहानी है, ये जार किसके परिवार से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो चीज़ें आज भी फीड हैं, वो इनकी आइडियोलॉजी में, वो इनकी अपब्रिंगिंग में है। इनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट है, किसी से दबना नहीं है। आज की डेट में अगर नेटो में यूक्रेन शामिल होता है तो रूस के लिए एक खतरनाक परिस्थिति होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज की डेट में आपसे कहूँगा वो ये है कि रशिया ने कीव को चारों तरफ से घेर रखा हुआ है, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति का स्टैंड क्लियर है कि वो सरेंडर नहीं करने जा रहे हैं। दुनिया के 27 देश उनकी मदद कर रहे हैं, जो नेटो के सदस्य भी हैं। अमेरिका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर ही रहा है। अमेरिका डायरेक्टली अभी नहीं आ रहा है क्योंकि उसके पीछे उसके अपने अलग हित हैं, अपने अलग कारण हैं। इनडायरेक्टली तो आ ही रहा है, बाकी पब्लिक स्टेटमेंट जो दे रहा है वो बात अलग है। रूस अभी अपने आप को ये बता रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे, ये वो। तो देखो बेटा, एक बात समझना, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं गलती से रूस ने ऐसा कोई एक्शन ले लिया और ऐसा कुछ भी कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में रूस के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं आएगा। रूस अपनी आर्थिक मंदियों से झेल रहा है, अपनी आर्थिक मंदियों के खिलाफ रोज नई पॉलिसीज़ बना रहा है, अपने यहाँ नए टैक्सेशन सिस्टम लेकर के आ रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी कीव को घेर रहा। तो रूस जो है एकदम पूरी तरीके से इस बात पे टिका हुआ है
कि वो पीछे हटने की आइडियोलॉजी नहीं रखता, वो पूरी तरीके से एग्रेसिव रहे। और एग्रेसिव रहना सही भी है एक हद तक, रूस की आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें, जो उनकी पुरानी मानसिकता रही है। अभी मौजूदा स्थिति आप ये समझिएगा कि रूस ने कीव को घेर रखा है, कीव के टीवी टावर उड़ा दिए हैं, कीव के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर दिया है और ये कीव पर कब्जा चाहता है। कीव में अभी रूसी सेना अंदर नहीं घुस रही, बात समझना उसके पीछे रीजन क्या है। अगर कीव में घुसेंगे, कीव एक बड़ा पुराना शहर है जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और उनकी राजधानी भी है, और कीव पुराना शहर होने के कारण वहां पे सड़कें चौड़ी नहीं है, और जब सड़कें चौड़ी नहीं है तो आप अपने टैंक नहीं उतार सकते, आप अपनी बख्तरबंद गाड़ियां नहीं उतार सकते, आप अपने बीएमपीज नहीं उतार सकते। जब आप टैंक, बीएमपी, इन चीजों को नहीं उतार सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में रास्ता यह है, बाहर से घेरो, घेर करके आपने अभी न्यूज में देखा होगा वैक्यूम बॉम्ब गिराया और अंदर के लोगों को उनकी अपनी स्थिति पे छोड़ दो, उनको फंसे रहने दो। ये कल को हो सकता है वहां पर इंटरनेट स्ट्राइक कर दें, मतलब जिसे बोलते हैं ई स्ट्राइक, इंटरनेट काट दें, वहां के लोगों से बाहर का कनेक्शन तोड़ दें, वहां पे बिजली काट दें, इस तरीके की चीजें वो कर सकते हैं। तो बाकी चीजें आने वाले समय में दिखाई देगी, बट बीइंग अ इंडियन सिटीजन एंड बीइंग a follower of सनातन धर्म एंड ऑल, जो हम लोग इंडियंस हैं, तो हम लोग यही प्रे करेंगे कि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी शांत हो जाएं और पूरी दुनिया विश्व शांति की ओर फिर से बढ़ जाए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से अभी हम लोग निकल ही पा रहे हैं किसी तरीके से, और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी के चीज़ों के अपडेट के लिए मैं आपसे कल फिर से मुलाकात होगी आपसे, और आगे का कल तक का क्या अपडेट है और हिस्टोरिकल कनेक्शन और रूस का क्या है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट के सिनेरियो के साथ मैं आपके साथ लेकर के आऊँगा, और कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस रशिया एंड यूक्रेन। थैंक यू, जय हिंद।